जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा पर। जस्टिस यशवंत वर्मा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, लेकिन जब वो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे तो उनके सरकारी आवास पर आग लग गई थी और उस आग को जब बुझाने दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी पहुंचे तो वहां उन्हें उनके घर में स्थित एक स्टोर रूम से भारी मात्रा में जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी और उसके बाद उनके खिलाफ जांच हुई और 3 न्यायाधीशों की कमेटी बनी थी जिसने जांच रिपोर्ट सौंप दी और उसमें जस्टिस वर्मा को प्रथम दृष्टया यानी पहली निगाह में दोषी माना गया है इस मामले में जो उनके ऊपर आरोप लगे। और कमेटी ने माना है कि जस्टिस वर्मा इस बात पे स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं इस बात का कि उनके घर में इतनी भारी मात्रा में नकदी कहाँ से आई थी और कैसे स्टोर रूम में रखी गई थी। ये सारी बातों की चीज़ें जो निष्कर्ष हैं वो कमेटी की रिपोर्ट में बताई गई हैं और वो रिपोर्ट अब जो है वो थोड़ी चर्चा में आ गई है, कुछ हलकों में सार्वजनिक भी हो गई है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विनीत त्रिपाठी जी, जो कि हमारे यहाँ उप मुख्य संवाददाता हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि विनीत जी हमारे यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट को लगातार कई वर्षों से कवर करते हैं और जस्टिस वर्मा जब दिल्ली हाई कोर्ट में थे तो इन्होंने उसको भी कवर किया था। तो आज विनीत जी हमारे साथ में इस जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है, चीज़ों में क्या निष्कर्ष निकलता है, इसी पर हम और विनीत जी आपके साथ चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे आपको पूरा मुद्दा समझाने की। तो विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि जो रिपोर्ट आई है वो कौन से 3 न्यायाधीशों की कैसे कमेटी बनी थी और उस रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है, क्या कहा गया है। ये कमेटी बेसिकली जब पूरा मामला सामने आया तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को एक इंक्वायरी, प्राइमा फेसी इंक्वायरी करने को कहा। उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट जब सीजीआई के पास पहुंची तो फिर सीजीआई ने फर्दर इंक्वायरी, क्योंकि वो सीजे ने भी अपनी इंक्वायरी में बोला था काफ़ी कुछ ऐसा है जिस पर आगे इंक्वायरी हो सकती है, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 जजेस की एक कमेटी बनाई जो शील नागू, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में 3 जजेस की कमेटी बनी। शील नागू के साथ जीएस संधवालिया थे और उसके अलावा एक शिवरमन भी थी कर्नाटका हाई कोर्ट से। तो इन 3 लोगों की जजेस ने ये पूरी जांच की और इसमें करीब जो पुलिस पर्सनल्स थे, फायर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे, उसके अलावा जस्टिस वर्मा से रिलेटेड जितने भी स्टाफ और इंक्लूडिंग जस्टिस वर्मा, उनसे भी इस मामले में विस्तार से बात की। इवन उनका सिक्योरिटी पर्सन जो सीआरपीएफ का है उससे भी उन्होंने विस्तार में बात की और सभी का जो फाइंडिंग्स है उसको लेने के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे। इसमें डिटेल में बहुत रिपोर्ट दी गई है और उसमें जो कमेटी है उसने माना है कि प्राइमा फेसी जो एविडेंस सामने आए हैं उसमें यशवंत वर्मा एक तरीके से गिल्टी हैं, क्योंकि वो इन बातों को साबित नहीं कर पाए कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं, चाहे वो कैश मिलने से रिलेटेड हो या वहाँ पर कैश कैसे पहुँचा, कैश कैसे वहाँ से गायब हुआ, इन सारी चीज़ों पर यशवंत वर्मा कोई कंक्लूसिव अपना एक स्टेटमेंट नहीं दे पाए, जिसकी वजह से कमेटी ने माना कि हाँ, ये कैश ना सिर्फ उनका था बल्कि उसको हटाने में भी जो उनके स्टाफ थे उन्होंने उसमें मदद की। हाँ, और एक चीज और ये भी कि जो कैश रिमूव किया गया उसका और जो कैश मिला है जिस घर में, जैसे जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में ये कहा था कि वो स्टोर रूम में तो सभी लोगों का आना जाना है, स्टाफ जाता है, पीछे के दरवाजे से भी लोग आते जाते हैं, लेकिन कमेटी ने अपनी फाइंडिंग में ये पाया कि नहीं, वो जो कमरे में जहां कैश मिला, जहां आग लगी थी, वो पूरी तरीके से जस्टिस वर्मा के घर वालों के नियंत्रण में था और जो घर वाले थे उनके नॉलेज के बगैर कोई भी वहां कहीं
पैसे आता जाता नहीं था। यानी जहां कैश मिला वो उनके नियंत्रण में था, और कैश मिला ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज कि कैश जो था वो 15 तारीख की रात को मिला था, जब आग लगी थी 15 तारीख की रात को। 11 बजे की घटना है जिस समय घटना हुई और रिपोर्ट हुआ था। फाइंडिंग्स में कमेटी ने पाया कि 15 तारीख की रात की घटना के समय उनके सेक्रेटरी, जो यशवंत वर्मा के सेक्रेटरी हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे और वो अगले दिन 15 तारीख की सुबह तक वहाँ पे मौजूद थे। और ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है कि सेक्रेटरी के अलावा जो एक दो और स्टाफ थे, उन्होंने मिलकर ये अर्ली मॉर्निंग सारा जितना भी वहाँ पर जला हुआ नोट था वो वहाँ से हटाया। ये फाइंडिंग्स में पाया कमेटी ने। रिमूव किया गया। यानी पहले नकदी मिली जो जलते समय मिली थी, जिसके साक्ष्य हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे बाकायदा अपलोड है, वीडियो और फोटोग्राफ्स जिसमें जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं। Yes. तो वो साक्ष्य होने के बावजूद जब दूसरे दिन टीम और जो पहुंचे गए इंक्वायरी, तो वहां पर कोई भी रुपए के जले हुए गड्डियां वगैरह नहीं पाई गई और वो हटा दी गई थी। तो सारे एस्पेक्ट की कमेटी ने जांच की और उसके बाद ये रिपोर्ट दी है। और इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बता दें कि जांच कमेटी ने 55 गवाहों के बयान लिए हैं। Exactly. क्यों विनीत जी? 55 में 24 जो हैं वो दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के हैं। दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के करीब 24 विटनेस जिन्होंने उस समय आग बुझाई थी या वो मौके पे पहुंचे थे। फायर डिपार्टमेंट के ज्यादा थे, दिल्ली पुलिस के कम थे, क्योंकि मेन काम जो था वो फायर डिपार्टमेंट का था। और वहां पर जो सीआरपीएफ के एम्प्लॉय थे, 4 सिक्योरिटी गार्ड वहां पर जो तैनात थे उनके आवास पे, उनसे भी पूछताछ की गई है। इसके अलावा जो विटनेसेस हैं वो सारे या तो किसी ना किसी तरीके से यशवंत वर्मा के स्टाफ के रहे हों, या फिर वो इलाहाबाद से स्टाफ आता है उससे रहे हों, उनकी फैमिली मेंबर्स हो, उनकी बेटी है, उनकी मदर है, उन सभी लोगों से भी सभी के बयान लिए गए, दर्ज किए गए। जस्टिस वर्मा ने भी अपना इसमें बयान दर्ज कमेटी के सामने बयान दर्ज कराया, जबकि इससे पहले वो अपना क्लैरिफिकेशन लेटर एक सीजे को दे चुके थे जब पहली प्राइम ऑफिस इंक्वायरी हुई थी। हाँ, पहले उन्होंने अपनी इंक्वायरी में पहले भी बोला था कि ये एक तरीके से साजिश है। जस्टिस वर्मा ने अपने डिफेंस में यही कहा है कि साजिश है, मेरा कोई कैश नहीं है, ना मुझे इस कैश के बारे में कोई जानकारी है। लेकिन कमेटी ने जब सारी फाइंडिंग्स निकाली और सारा कुछ इसमें एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, जो फायर डिपार्टमेंट ने कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया अपने बयान के साथ, जितने भी लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए, उसने ये माना है कि साजिश की कोई थ्योरी जो बता रहे हैं यशवंत वर्मा वो सही नहीं है। उसको सही नहीं माना है, सही नहीं क्योंकि माना उन्होंने कहा कि ये आप प्रूव ही नहीं कर पाए कि किस तरह से साजिश हुई, क्या तरीका था, आप कैसे कह सकते हैं। क्योंकि कमेटी ने सीधे माना है कि जो स्टोर रूम है वो डायरेक्ट एक्सेसिबल था जस्टिस यशवंत वर्मा और उनकी फैमिली के लिए, और उन्हीं का उस पर कंट्रोल था, उनके इंस्ट्रक्शन से। उन्होंने ये भी लिखा है रिपोर्ट में, जहां तक है विनीत जी, कि जो भी किसी जज को कोई आवास जब आवंटित होता है, अलॉट होता है, तो वहां जो भी स्टाफ होता है वो उन न्यायाधीश के निर्देश पर ही काम करता। वैसे उनका एक सिस्टम बना होता है कि सही कौन क्या करेगा, कैसे, राउंड द क्लॉक 4, 5, 6 उनके यहाँ गार्ड रहते हैं, लेकिन सबका निर्देश जो अल्टीमेट रहता है वो उन्हीं न्यायाधीश का होता है। ये भी एक चीज स्पेसिफाई की है कि आप ये कह के नहीं बच सकते कि वो अलग सेक्शन था, वहां एम्प्लॉइज आता है। जब आपको एक बंगलो अलॉट हो रहा है तो उस बंगलो के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, यू आर होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्टिविटी। हाँ, ये भी बोला है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओनर होता है, जो रहता है, जिसके नाम आवंटित है सरकारी आवास, उसी की होती है, ये रिपोर्ट में माना गया है। और साजिश की थ्योरी को ये भी कह के माला जी उन्होंने इनकार किया है कि जब आप वापस आए, आपने कहा अपने बयान में कि मैं स्पॉट पर नहीं गया जहां फायर इंसिडेंट हुआ। कमेटी ने कहा ये अननेचुरल है कि आपके घर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आप वापस आकर वहां पर नहीं जा रहे हैं। ना तो आपने उस समय जब घटना हुई तो उसके बाद आपने सीसीटीवी कलेक्ट करने की कोशिश की कि हम सीसीटीवी जो है वो हम कलेक्ट करके रखें ताकि हमारे डिफेंस में काम आएगा, वो चीज़ भी आपने नहीं की। तो ये कहते हुए भी कमेटी ने उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सवाल उठाया और उसको ये भी बोला है, मना कर दिया, मतलब माना नहीं है। हाँ, स्वीकार नहीं किया। ये भी बोला है कि आप अगर कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है और आपके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है तो आपने इसकी पुलिस पर्सनल या फिर चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कोई अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं दी कि मेरे साथ ऐसी कोई साजिश हुई है, ताकि ये माना जाए कि हाँ आपके साथ साजिश हुई। ये आपने तब बोला, प्लांट करने की जो बात कही है आई है वो उसके लिए उन्होंने ये कहते हुए नकार दिया कमेटी ने। एक और इम्पोर्टेंट चीज बोली है कि कमेटी ने ये फाइंडिंग्स में अपने दिया है कि जब इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए रिकमेंडेशन हुआ ट्रांसफर का,
तो यशवंत वर्मा ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। वो भी कमेटी को यूजुअल लगा कि आप जब ट्रांसफर हो रहा है तो आपने उसकी कोई रीज़न नहीं पूछा, ना आपने रीज़न मांगने की कोशिश की, क्योंकि जनरल में ऐसा नहीं होता है। जब आपका ट्रांसफ़र होता है तो आप अपना रीज़न देते हैं कि ट्रांसफ़र लेने के लिए या नहीं एक्सेप्ट करने के लिए। आपने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, उसको भी आपने कहीं से ये फैक्ट नहीं दिखाया कि हाँ नहीं आप इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं विनीत जी। आपको तो ज़्यादा ही पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा तो दूसरे नंबर के सीनियर मोस्ट न्यायाधीश थे, और यहाँ अगर वो रहते तो उनके प्रोस्पेक्ट्स जो हैं नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के। और ऐसे में कोई व्यक्ति सवाल ना उठाए, पूछे ना कि भाई क्या कारण है, हमारा क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा, तो भी एक सवाल उठता है। ये कमेटी ने माना है, और कमेटी की बहुत कंप्रहेंसिव 64 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें बहुत सिलसिलेवार एक एक चीज का, एक एक विटनेस का विश्लेषण किया गया है। जैसे इंक्वायरी होती है, बहुत विस्तृत इंक्वायरी इसमें की है कमेटी ने। और एक चीज और है कि ये कमेटी 3 हाई कोर्ट के जो मौजूदा न्यायाधीश हैं, जिसमें 2 चीफ जस्टिस हैं और एक न्यायाधीश हैं, ये सिटिंग जज की कमेटी थी। तो इस कमेटी की रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये केस इन न्यायाधीश को रिमूवल का, पद से हटाने का बनता है। यानी कि उसने कह दिया है कि अब इनको पद से हटाया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन एक तरीके से है। और ये कमेटी की रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, वो संजीव खन्ना साहब, उन्होंने राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट और अपना एक कवरिंग लेटर लगा करके और प्रधानमंत्री को भेज दी है। और इसके आगे की भी डेवलपमेंट हो गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभी जुलाई में जो मानसून सत्र आएगा उसमें महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा, आ सकता है इनके रिमूवल को, इनको पद से हटाने के लिए। तो और आजकल जो भारत सरकार है और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, वो ऑल पार्टी कंसेंसस बनाने में लगे हैं कि अगर ये न्यायाधीश यशवंत वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है संसद में, तो उसमें एक सहमति, आम सहमति सभी पार्टियों के बीच बनाने के लिए लगे हुए हैं, ताकि ये सर्वसम्मति से पास हो। और यहीं पर हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से सिर्फ संसद में महाभियोग ला करके ही हटाया जा सकता है। तो अब बात इस प्रक्रिया पर चल रही है। क्यों विनीत जी, ये शायद अगर ऐसा होता है और ये हटाए जाते हैं तो शायद ये पहला मामला होगा। इसके पहले कई एक चले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। थोड़ा सा पहले ही किसी ने इस्तीफा दे दिया या फिर, लेकिन इस लेवल तक मामला नहीं पहुंचा कि वो संसद में इम्पीचमेंट के लिए या महाभियोग के लिए आए। दो केस में पहुंचा था। सौमित्र सेन, जस्टिस सौमित्र सेन का जब शुरू हो गया था, उसके बाद उन्होंने बीच कार्रवाई में इस्तीफा दिया था, और एक रामास्वामी वाला भी था, वो भी पास नहीं हो पाया था, लेकिन कार्रवाई हुई थी। तो लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ और कोई भी इम्पीचमेंट के जरिए न्यायाधीश पद से नहीं हटाया गया। सामान्य तौर पर जिन न्यायाधीशों पर कोई एलिगेशन लगते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं पहले ही। इस मामले में भी माना जा रहा है कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने पहले जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन जब जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया, इनकार कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट और ये सारा कुछ मसौदा जो है वो भारत सरकार को आगे की कार्रवाई, उनको पद से हटाने की संस्तुति के साथ भेजा है, ऐसा माना जा रहा है। और इसीलिए आगे अब इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू होगी जिसमें, लेकिन एक चीज विनीत जी इसमें बहुत खास हमें रिपोर्ट में दिखाई दी है कि वर्तमान 3 न्यायाधीश हाई कोर्ट के हैं और उन्होंने इतनी गहन पड़ताल की है, और जब ये मामला, जब प्राइमा फेसी ये भी प्रूव हो गया कि प्राइमा फेसी ये दोषी हैं, प्रथम दृष्टया दोषी हैं, तो क्या इसमें क्रिमिनल लॉ मोशन में नहीं आना चाहिए? एक आम नागरिक होता तो क्या होता? बिल्कुल आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरीके का क्लैरिफिकेशन जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने लिए दिया है, अगर ये एक सामान्य नागरिक का मामला होता और उसके घर में कैश रिकवरी होती, तो क्या इसी एक्सप्लेनेशन को जस्टिस यशवंत वर्मा बिना किसी वैज्ञानिक साक्ष्य के एक्सेप्ट करते? और कोई भी और सारा वैज्ञानिक, इस मामले में तो वैज्ञानिक साक्ष्य भी जो है जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट है। हाँ, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जो वो उनके खिलाफ आए, क्योंकि उसमें प्रूव हो रहा है जल रहे हैं नोट, लोग आवाज और वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किसी आम पब्लिक के द्वारा अवेलेबल कराए नहीं है।
गवर्नमेंट एजेंसी के हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हैं, जो मौके पर गए थे और उन्होंने वो वीडियो शूट किया। तो इस मामले में जो एक बड़ा सवाल भी उठता है कि अभी जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है जो वर्तमान न्यायाधीशों को, जो संवैधानिक पदों पर, संवैधानिक कोर्ट में है, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक अदालत मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि अगर किसी भी क्रिमिनल मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जिसकी वजह से डायरेक्ट पुलिस जो है वो एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती। और आप लोगों को मालूम होगा कि अपने जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने कई बार ये मसला उठाया कि नहीं, इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया नहीं हुई है। जबकि कोई भी क्रिमिनल मामला होता है उसमें अगर एफआईआर देरी से होती है तो साक्ष्य नष्ट होने और चीजों का वो संभावना होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने कई जजमेंट में खुद कह चुका है कि जल्दी होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में ये कहा गया है, जो हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, कि सारे एविडेंस जो हैं वो इंटैक्ट रखे गए हैं और अगर भविष्य में ये महाभियोग की कार्रवाई विनीत जी सफल हो जाती है और जस्टिस वर्मा पद से हटा दिए जाते हैं, ऑर्डर हो जाता है, तो उसके बाद इनको मिला प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा और फिर क्रिमिनल लॉ अपने मोशन में बाकायदा आ सकता है और तब इनको क्रिमिनल लॉ का सामना करना पड़ सकता है और केस भी दर्ज हो सकता है। साथ ही ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, पैसा कैसे हट गया, इतनी रकम कैसे आई, जो एक सामान्य व्यक्ति को कानून में सामना करना पड़ता। तो ये चीजें आज जो रिपोर्ट अब जो पब्लिक हो गई है, बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं, उससे पता चलता है कि अब इनकी राह जो है वो बहुत कठिन होती जा रही है, क्योंकि अभी तक लोग सिर्फ अंदाज लगा रहे थे, लेकिन अब बहुत चीजें क्लियर हो गई हैं। और रिपोर्ट में सब कुछ बहुत कैटेगरिकली और स्पेसिफाई करके किया गया है। हाँ, बहुत मैनेजमेंट रिपोर्ट है, उसमें एक एक चीज, एक एक का बयान, इवन कुछ जो इनके घर में काम करने वाले, जैसे इलाहाबाद के जो घर में काम करते हैं, उन लोगों का कंट्राडिक्टरी बयान है, तो उसको भी एनालिसिस की है रिपोर्ट में कमेटी ने कि उनका बयान कंट्राडिक्टरी क्यों। उन्होंने कहा कि ये तो उनके अपने लोग अपने उधर के हैं और एक दूसरे के परिचित के हैं, इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं माना कमेटी ने उनको। कमेटी ने पुलिस पर्सन्स को और फायर पर्सन्स को, जो है फायरमैन्स जो लगे थे, उनको इंडिपेंडेंट विटनेस माना और उन पे रिलाई करके ये निष्कर्ष निकाला कि ये सारे एविडेंस देखने से पता चलता है कि उनके घर में पैसा मिला और वो पैसा उनका ही था, और वो पैसा उनका ही था, वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन उस पैसा, वो पैसा कैसे उनके यहाँ आया, इसका वो स्पष्टीकरण देने में नाकाम रहे, और पैसा कैसे वहां से हटाया गया, किसने हटाया, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर आएगा कि उनको ये सब चीजें, यहाँ तक कि संसद में अगर कार्रवाई चली महाभियोग की, तो जो जिसके ऊपर आरोप होते हैं उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। तो वहां पर भी ये देखने वाली बात होगी कि जस्टिस वर्मा की ओर से कैसे अपना पक्ष रखा जाता है और वहां वो अपने बचाव में क्या चीजें कहते हैं। जो यहाँ की तो पता चले, उन्होंने कहा कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन अब कमेटी ने बता दिया है कि कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई आप प्रूव नहीं कर पाए, तो निश्चित तौर पर इनको वहां पर जब अपना डिफेंस प्रूव करने के लिए इनको एविडेंस देने पड़ेंगे। कॉन्स्पिरेसी हुई है तो उसके एविडेंस और उसके सारे वैज्ञानिक साक्ष्य भी देने पड़ेंगे कि हाँ इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी हुई है। सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। हाँ, सिर्फ एक अपने बचाव में नहीं, इनको सॉलिड एविडेंस लाने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा। दूसरा कि किसी ने प्लांट कर दिया है पैसा, ये भी कह रहे हैं, तो उसमें भी इनको बताना पड़ेगा कि कैसे प्लांट होगा, क्योंकि किसी न्यायाधीश के घर पर ऐसे कोई आ जा नहीं सकता है। सामान्य तौर पर हर चीज की जांच पड़ताल होती है, आप कोशिश कर लें तो भी राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी रहती है। राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी रहती है। तो ये जो अब है, इनके लिए मुश्किल भरे दिन जो है वो बढ़ गए हैं और इसके लिए अब अभी भी जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य तो छीना जा चुका है। वो लंबे समय से, जब से एलिगेशन लगा है 14 मार्च को, 14 मार्च की रात को आग लगी थी। 22 मार्च को जब फर्स्ट इंक्वायरी सेटअप हुई थी, तभी एक्स सीजे ने कहा था कि इनको कार्य से विरत कर दिया जाए। तो उसके बाद पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट में इनको कार्य से विरत रखा गया, फिर जब इनका ट्रांसफर वापस होम हाई कोर्ट में हो गया तो वहां पर भी इनको कार्य से
व्रत रखने का ही सीजे का हाँ, एक्स-सीजे का उनसे आदेश था। जुडिशियल वर्क ले लिया गया है, हालांकि वो न्यायाधीश हैं। लेकिन विनीत जी, एक चीज बहुत इस केस के बाद फिर से चर्चा में आ गई है कि जजेस अकाउंटेबिलिटी के लिए एक बिल, एक कानून होना चाहिए। और कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में वो गाइडलाइंस जो अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट में, कि इम्पेकेबल इंटीग्रिटी होनी चाहिए किसी जज की, जो असंदिग्ध निष्ठा का व्यक्ति न्यायाधीश होना चाहिए, क्योंकि जनता उस पर भरोसा करती है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि जज को एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर से भी ज़्यादा डिग्निफाई और उसको ज़्यादा ट्रुथफुल होना चाहिए, उसकी जो अपना एक दायरा है वो उससे भी ज़्यादा साफ होना चाहिए। हाँ, सीधे सीधे अगर हम हिंदी में समझें तो उसकी असंदिग्ध निष्ठा होनी चाहिए, उसकी ईमानदारी जो है वो असंदिग्ध होनी चाहिए। और इसका कारण भी है, क्योंकि जब एक न्यायाधीश जो सजा सुनाने की हैसियत रखता है, जिसके एक फैसले पर कोई व्यक्ति जेल जा सकता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी खत्म हो सकती है, उसका भविष्य बदल सकता है, उसका और उसके पूरी फैमिली और उसके पूरे उसका ओहदा बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर किसी तरह का संदेह पब्लिक को होना ही नहीं चाहिए। और ये बात कमेटी ने लिखी है अपने इसमें रिपोर्ट में कि जो असंदिग्ध निष्ठा, इम्पेकेबल इंटीग्रिटी जो है वो मानक होना चाहिए न्यायाधीश का, जुडिशियल वैल्यू इस तरह की हो। तो अब हमें लगता है विनीत जी, फिर लग रहा है एक बार कि सरकार को या संसद को इस पर सोचना चाहिए कि क्या कोई ऐसा कानून नहीं आना चाहिए, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऊपर जरा भी संदेह है तो थोड़े दिन के लिए, जैसे सरकारी अधिकारी सस्पेंड किया जाता है, हटाया जाता है, जांच होती है और क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है, वो सारी चीजें होनी चाहिए, या कोई वे आउट निकाला जाए। ऐसी एक जो है पैरेलल एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सके कि नहीं, आप जो है किसी भी चीज से ऊपर नहीं है, हाँ, आपको भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा। मतलब जो प्रोटेक्शन न्यायाधीशों को इसलिए दिया गया है ताकि उनको किसी षड्यंत्र के तहत ना फंसाया जा सके और वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और निर्भय होकर के न्याय कर सकें। ये प्रोटेक्शन सिर्फ इसीलिए दिया गया है। लेकिन ये भी अब देखना पड़ेगा सरकार को और संसद को, ये विचार करने की बात है कि जो उनको संरक्षण और प्रोटेक्शन दिया गया है वो कहीं उनका आवरण ही ना बन जाए। वो उस आवरण के अंदर ही कुछ भी करें और उस पे कुछ भी सवाल ना उठे, ऐसा ना हो। तो अब अगर आपको याद होगा, एनजेएसी जब कानून आया था जजेस अपॉइंटमेंट वाला, वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वजह से क्वेश कर दिया था, लेकिन उसके साथ एक जजेस अकाउंटेबिलिटी बिल भी आना था और वो भी रह गया था में। तो उस पे कई बार चर्चा हुई, लेकिन वो अभी तक जो है वो आ नहीं पाया। तो अब फिर उसकी जरूरत लगने लगी है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है और जो सारी चीजें हुई हैं, इससे अब देखेंगे हम कि जुलाई में जो मानसून सत्र आता है उसमें ये क्या रुख लेता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो संसद में जो कुछ भी होता है वो राजनीति के तहत भी होता है, इसलिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत जरूरी है। अगर ये पक्ष और विपक्ष सभी दलों का। तो थोड़ा सा हम ये भी आप लोगों को बता दें, विनीत जी आप ही बता दीजिए कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है संसद में। संसद में प्रक्रिया ये होगी कि आप जो है अगर लोकसभा में आना है तो आपको 100 MP का एक सिग्नेचर चाहिए होगा, और अगर राज्यसभा में वो मोशन लाया जाता है तो उसमें 50 जो राज्यसभा सदस्य हैं उनका सिग्नेचर चाहिए। तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सिग्नेचर चाहिए, जिसके बाद ही वो वहाँ पर लाया जा सकता है। जब अगर ये संख्या पूरी नहीं होगी तो वो जो है एक तरीके से उसमें विपक्ष का तो शायद नहीं है, लेकिन टोटल संख्या जो है वो 100। लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाना है तो उसमें 100 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है, तब वो प्रस्ताव मोशन लाया जा सकता है। और वो कोई भी सांसद हो सकते हैं, क्योंकि हर सांसद की अपनी एक इंडिविजुअल हैसियत होती है। तो दूसरी चीज ये है, और अगर राज्यसभा में लाया जाना है तो 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस पर, और उसके बाद वो प्रस्ताव मूव होता है। इसके बाद उस पर चर्चा होती है, डिफेंस का मौका मिलता है, और उसके बाद वो उस पर वोटिंग होती है कि हटाया जाए या ना हटाया जाए। लेकिन वो प्रस्ताव संसद में मौजूद सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, ये भी एक शर्त है उसमें। तो ये एक बहुत सरल काम नहीं है इसमें कि संसद से किसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए। और अगर ऐसा होता है
तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात होगी कि इसका मतलब कि इसका पूरी एक संदेश, पॉलिटिकल महकमे ने माना है हाँ, कि ये प्राइमा फेसी था और अब ये पद पर रहने लायक नहीं है। तो इसी में जस्टिस वर्मा के लिए अब कठिन रहा है और उनको अपने को जो है निर्दोष साबित करना पड़ेगा अगर प्रस्ताव आ गया। और अभी तो आया ही नहीं है। अभी तक जो राजनीतिक दलों की तरफ से जो बयान आया है वो उनका सभी का बयान कुछ ऐसा ही है कि इसमें कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, कंसेंसस बनती दिख रही है कि इसमें कोई ना कोई एक सख्त कदम या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज आए कि जुडिशरी जो हमारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिल सके और उनका उस पर भरोसा हो सके। वो एक प्रक्रिया जो है वो बनी रहे, उसके लिए उनमें एक कंसिस्टेंस बनता दिख रहा है कि कुछ कि इनको जो है इसी से ये निष्कर्ष निकलता है कि जस्टिस वर्मा के लिए राह बहुत आसान नहीं है अगर ये पॉलिटिकल कंसेंसस बन रहा है, क्योंकि उन्हीं को सांसदों को ही ये अधिकार है, अख्तियार है कि वो किसी न्यायाधीश को पद से हटा पाएं। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की यहाँ बात हो रही है। और जब संसद में प्रस्ताव पारित हो जाता है महाभियोग का, तो उसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं पद से रिमूवल का। वो इसलिए कि राष्ट्रपति के ही आदेश से नियुक्ति होती है, तो राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जाता है। हम लोग इस प्रक्रिया को महाभियोग जरूर कहते हैं, लेकिन संविधान में महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में उसमें रिमूवल ऑफ जजेस यानी पद से न्यायाधीश को हटाने की बात कही गई है। महाभियोग शब्द संविधान में सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल किया गया है, वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ये मैंने आपको सिर्फ एक जानकारी दी है, अन्यथा जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल वही है और उसको आम बोलचाल की भाषा में यही बोला जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या मानसून सत्र में कहा जा रहा है कि महाभियोग आ जाएगा और महाभियोग लाया जाएगा, फिर उस पर चर्चा होगी। तो अब देखेंगे आता है कि नहीं आता, क्योंकि जब तक कोई चीज संसद में पेश नहीं होती है, सिर्फ चर्चा तक रहती है, तब तक वो सिर्फ चर्चा ही है। फिलहाल रिपोर्ट आगे आ गई है। जस्टिस वर्मा अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हालांकि वो न्यायिक कार्य से विरत किए जा चुके हैं, उनसे लिया जा चुका है न्यायिक कार्य वापस। वो सिर्फ एक न्यायाधीश हैं। तो जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक वो न्यायाधीश ही रहेंगे और वो कहीं भी उनके पद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस एक ही अंतर है कि अगर वहाँ कभी चीफ जस्टिस पे एलिगेशन आता है तो वो रोस्टर भी तय करते हैं, लेकिन ये जूनियर हैं तो इसलिए इनके पास ये अख्तियार भी नहीं है। तो आज बस इतना ही। फिर इस केस में कुछ खास होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद।